जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आपने सही थंबनेल देखा। आज के बाद अवतल दर्पण से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी ख़त्म होने वाली हैं। क्या वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, साइज में छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, कहाँ बनता है, इन तमाम बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। आज के बाद इन सारी समस्याओं से आप निजात पाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के किन्हीं दो नियमों का पालन करना आवश्यक है। यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, वो कोई भी दो नियम का पालन करेगा। वो दो नियम इन चारों में से कोई एक हो सकता है। पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम कहता है कि यदि दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो सबसे पहली बात है कि सर मुख्य अक्ष क्या है। तो ये देखिए, ये है हमारा दर्पण, और दर्पण के बाद ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो इन तीनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो पहला रूल नंबर जो है 1 याद रखिएगा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई लाइन जाएगी या आपतित किरण जाएगी तो ये फोकस के साथ गुजरेगी। पहला क्लियर। दूसरा देखते हैं कि यदि दर्पण में आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। यानी कि फिर ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र। अगर आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के केंद्र से गुजरेगी, यानी अगर आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद भी ये इसी पाथ पर लौटेगी। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। आइए, रूल नंबर 3 क्या है। यदि आपतित किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये तीसरा जो नियम है वो पहला नियम का जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं या विपरीत है। क्योंकि पहला नियम अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, और ये तीसरा नियम कह रहा है कि अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। 3 रूल समझ लिया आपने। चौथा रूल समझिए। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा से होकर गुजरती तो परावर्तन के बाद भी तिर्यक दिशा में गुजरेगी। यानी देखिए, ये तिर्यक है, अगर ये डायरेक्ट तिर्यक रेखा से तिर्यक दिशा में गुजर रही है तो ये परावर्तन के बाद भी तिर्यक रूप से निकल जाएगी। यही 4 रूल में से किन्हीं भी 2 रूलों का ये फॉलो करते हुए प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। कभी भी जितने भी अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में टोटल 6 तरह की आकृतियाँ बनती है। वो 6 तरह की आकृतियाँ में से इन्हीं 4 में से कोई भी 2 रूल ही फॉलो करके वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये देखिए अनंत पर रखा हुआ है, तो अनंत पर रखने के बाद ये प्रतिबिंब पहला नियम फॉलो करेगा। वो नियम कहाँ जाएगा, तो वो नियम कहता है कि समांतर जाने के बाद ये फोकस से गुजरता है। तो पहला तो ये चल गया, समांतर गया, फोकस होकर गुजरा, और इसमें फिर से वही नियम फॉलो कर रहा है, समांतर गया और फोकस से होकर गुजरा, और ये दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो देखिए एकदम बिल्कुल पॉइंट यानी दशमलव के समान में यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए इसकी प्रतिबिंब जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अत्यधिक छोटा हो जाएगा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, और ये फोकस पे बनेगा। यानी अगर अनंत पर रहेगा वस्तु तो फोकस पर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर वस्तु को सी से परे कहने का मतलब है सी से बाहर, अगर वस्तु को सी से बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगी और कैसा साइज होगा, और ये किसके किसके बीच बनेगी। तो देखिए सी से बाहर, ये देखिए सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इससे अगर बाहर रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु को, तो वस्तु पर सी से अगर बाहर वस्तु रहेगी तो सबसे पहले आपतित किरण जाएगी समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, और ये फोकस से होकर गुजरेगी। और इसमें दूसरा नियम फॉलो करेगा वो वक्रता केंद्र वाला, जिसमें वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा परावर्तन के बाद इसी दिशा में गुजरती है। तो ये दोनों रेखाएं देखिए परस्पर कहाँ काट रही है, इस बिंदु पे। तो आकृति का निर्माण यहाँ पे होगा। ये देखिए, ये एरो सीधा था और यहाँ प्रतिबिंब में ये एरो उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। हालांकि यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा, वास्तविक एवं उल्टा यहाँ भी होगा और वास्तविक एवं उल्टा यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे छोटा है तो ये छोटा होगा, और ये कहाँ बन रहा है तो सी और एफ के बीच बन रहा है। यानी सी से अगर परे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए वस्तु को सी पर रखे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इसमें पहला नियम फॉलो कर रहा है कि ये जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा नियम फॉलो क्या कर रहा है कि ये फोकस से होकर गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। ये 2 नियम फॉलो किया, और यहाँ देखिए दोनों परस्पर रेखाएं कहाँ काटी, ये इधर से जाके इधर निकला, दूसरा फोकस से आया और ये इधर से निकला, तो परस्पर यहाँ काट रही है। तो यहाँ पे सी पे प्रतिबिंब बन रहा है, और देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, चूँकि ये एरो इसमें ऊपर था, इसमें एरो नीचे है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है और ये उल्टा होता है।
वास्तविक समझ में आ रहा है? जितना भी इस दर्पण के इधर बनेंगे वो सारी के सारे प्रतिबिंब क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तभी जितना भी हम लोगों ने केस देखा वो सारा में प्रतिबिंब इधर ही बन रहा था, तो ये वास्तविक बन रहा था। उल्टा क्यों बन रहा था? क्योंकि एरो ऊपर है और ये नीचे दिख रहा है तो उल्टा है। और ये समान साइज का, देखिए लगभग समान है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो सी पर जब रखेंगे तो वस्तु प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगी। केस नंबर 4 देखते हैं। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये और ये फोकस है, अगर इसके बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहले ये जाएगा कहाँ पे? मुख्य अक्ष के समांतर और गुजरेगा फोकस से। दूसरा नियम इसमें फॉलो करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये देखिए सी के दिशा में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा तो इसी दिशा में लौटेगा। और ये दोनों रेखाएं परस्पर कहाँ काट रही है? तो ये दोनों रेखाएं परस्पर काट रही है यहाँ पे, तो इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। यहाँ भी देखिए एरो ऊपर है, यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ भी प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा बनेगा, लेकिन यहाँ साइज देखिए बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी का साइज देखिए और यहाँ बी डैश ए का साइज देखिए काफ़ी बड़ा है, तो वास्तविक में उल्टा होगा, बड़ा होगा। और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी से बाहर बन रहा है ना, यानी सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब सी से बाहर बनेगा। चलिए केस नंबर 5 में देखिए, यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रकृति क्या होगी? यदि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा इसमें फॉलो कर रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। और ये दोनों रेखाएं चूंकि समांतर है तो ऐसा मान लिया जाता है कि समांतर है तो ये कहाँ मिलेगी? तो अनंत में मिलेगी जाके, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा कि उल्टा? तो देखिए ऊपर है और ये नीचे की ओर बनेगा, जहाँ भी बनेगा तो नीचे यानी उल्टा बनेगा। और वास्तविक है चूंकि दर्पण के इस साइड बन रहा है तो इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक में उल्टा। और ये आवर्धित प्रतिबिंब चूंकि अनंत बनेगा तो ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और अनंत पर बनेगा। अब केस नंबर 6 जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए ये है फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच में रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें पहला रूल फॉलो करेगा कि ये मुख्य अक्ष के तिर्यक आया है तो तिर्यक परावर्तन के बाद भी गुजरेगा, इधर से आया है और ये इधर से गुजर जाएगा, पहला। दूसरा रूल बोल रहा है कि वक्रता केंद्र से जाके गया है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगा। और ये देखिए तो कहीं यहाँ पे कहीं इसको काटने का आसार नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ा के देखा जाता है। तो ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि अगर इन लोगों को पीछे मिलाए जाएंगे तो इस बिंदु पे जाके काटेगा। और काटने के बाद देखिए ये ए बी जैसे एरो जैसे खड़ा है वैसे एरो यहाँ पे भी खड़ा है, तो यानी ये प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। और सीधा के साथ साथ आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तविक में तो ये कहीं काट नहीं रहा है, ये आभासी रूप से हम लोग पीछे मिला के देखें, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी या काल्पनिक एवं सीधा होगा। आभासी या काल्पनिक वही होते हैं, एक ही होता है। और ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब ये बड़ा बनेगा। और तीसरा दर्पण के पीछे बनेगा, ये दर्पण है, जितने प्रतिबिंब पांचों के सभी देखिए आगे बना, पांचों का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा था, जबकि इसका केस में प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा था और प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के पीछे बन रहा है। अब अभी जितने भी 6 केस पढ़े इन सभी को हम लोग एक साथ शॉर्ट में देखते हैं कि शॉर्ट में इनको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट में। अभी जितने भी 6 स्थितियाँ पढ़ी उन 6 स्थितियों को हम लोग समझते चलेंगे और याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वो फोकस पे बनेगा। दूसरा फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, जस्ट इसका अपोजिट है। तीसरा अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे यानी सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, ये तो सीधा सीधे याद रहेगा। चौथा अगर वक्रता केंद्र से परे रहा यानी सी से अगर बाहर रहा तो सी से बाहर रहा तो अभी हमने देखा सी से अगर बाहर रहता है तो एफ और सी के बीच बनता है। और जस्ट इसका उल्टा अगर एफ और सी के पास वस्तु रहा तो ये सी से बाहर बनेगा, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, ये सी पर रहेगा तो सी पे ही बनेगा। समझ में आ गया? अब इन पांचों स्थितियों में अभी हम लोग जो ने देखे, इन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में ही बन रहा था, दर्पण के आगे बन रहा था। और उल्टा क्यों होगा? क्योंकि हर जगह एरो क्या हो जा रहा था? उल्टा हो जा रहा था। तो इन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब जो हो जाए वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये छठा स्थिति में जहाँ देखें हम लोग अभी लास्ट देखें कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा था तो एरो बिल्कुल जैसे वस्तु में रखे थे तो प्रतिबिंब भी एरो सीधा बन रहा था, तो सीधा बन रहा था इसलिए प्रतिबिंब सीधा होगा। और आभासी क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो परावर्तन के बाद रेखाएं जो था वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं काट रही थी। परावर्तन के बाद इसकी जो रेखाएं थी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं काट रही थी, इसलिए काल्पनिक रूप से हमें मिलाना पड़ा। तो इसलिए ये आभासी या काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि अवतल दर्पण से रिलेटेड आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 6 वो स्थितियाँ आप याद रखेंगे, ये आपको बहुत 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 ही काम देने वाला है। और सब्जेक्टिव में आपको इन 6 वो स्थितियों में से किसी भी एक का फिगर बनाने दे सकता है। और ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछ ही सकता है वस्तु को कहाँ रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, इन सारी स्थितियों को। तो आशा करते हैं कि ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिए। जय हिंद।